नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कल हमने बात की थी महादेव सट्टा ऐप पर, जिस पर मोदी जी ने बयान दिया था कि कांग्रेस इसे पाल रही है, पोस रही है और इसका फायदा उठा रही है, चुनावी फंडिंग वगैरह बहुत सारे आरोप लगाए थे। और आज रात फिर जब मैंने 11 बजे खबर देखी टाइम्स ऑफ इंडिया पर, कई सारे और संस्थानों पर, कि 22 सट्टा ऐप को बंद किया गया है जो कि अवैध तरीके से चल रही थी। तो क्या सर देश में कुछ वैध तरीके से भी सट्टा चल रहा है? क्योंकि मोदी पिछले कुछ सालों में, खासकर 2014 के बाद, मोबाइलों में भी तरक्की हुई है, एंड्रॉइड की भरमार आई है। तो ऐसे में प्ले स्टोर पर हजारों की तादाद में ऐप्स, गेमिंग की ऐप हैं, बहुत तरह की ऐप हैं। उन सब का भी, जैसे आप कई सारे जो क्रिकेट में वैध तरीके से सट्टा जिन पे लगता है, जिसमें बड़े बड़े नाम है सर। तो वैध तरीका क्या है, अवैध तरीका क्या है, और इनको वैध वालों से क्या दिक्कत, अवैध वालों से क्या दिक्कत थी, जरा बताएं। देखिए, जीएसटी जो है वो एक कानून 2017 में आया जी। और उससे पहले गेमिंग जो है या सट्टेबाजी जो है वो एक अपराध था और उसके लिए पुलिस एफआईआर दर्ज करके लोगों को सजा देती थी। ये और बात है कि उस अपराध की जो फाइनेंशियल पेनल्टी थी वो 100 रुपये और इसीलिए हमारे यहाँ सट्टेबाजी को, जुआबाजी को गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी महाभारत में ये पूरा पुराण इसी बात पर लिखा गया है कि युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा जाता था और उनके साथ के 4 पांडव यानी पांचों पांडवों ने जुआ खेला था और जुए की लत की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी जो द्रौपदी थी उसको दांव पर लगा दिया और जब वो अपना सब कुछ हार गए, अपनी बीवी को हार गए, तो उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके कपड़े उतारने की कोशिश हुई और पांडवों को जो है वनवास भी रहना पड़ा और जो है फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ और पूरा का पूरा जो वंश था उसका नाश हो। और उसमें ये आता है कि अंत में प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान कृष्ण को भी रहना पड़ा क्योंकि यदुवंश का भी नाश हो गया था और प्रभास में ही श्री कृष्ण भगवान की मौत हुई क्योंकि उनको एक बहेलिये ने एक तीर मारा जो उनके पाँव में मणि थी उस पर लगा। और इसलिए कहा जाता है, एक कहावत हमारे यहाँ है कि मनुष्य नहीं होते समय होत बलवान, रीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही मां। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका समय महत्वपूर्ण होता है। और महाभारत का पूरा आधार ये है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुए जी। से वंश का, मूल का पूरा नाश हो जाता है। लेकिन भारत सरकार जो कि कहती है कि हम हिंदू संस्कृति को बढ़ाने वाले हैं, हम सनातनी हैं, वो क्या कर रही है, वो जो जुआ खेलने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है और इसीलिए उस पर जीएसटी लगाती है। आपको सब लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि 1 अक्टूबर 2023 से जो ऑनलाइन बुक बेटिंग होती है, यानी जो ऑनलाइन नेट पे आप जुआ खेलते हैं, उस पे सरकार 100 रुपए अगर कोई बेटिंग लगाता है तो उससे 28 रुपए टैक्स लेती है। जी। अब 100 रुपए पे 28 रुपए टैक्स का मतलब समझिए कि सरकार एक तरह से कैसी किस मुंह से कह सकती है कि बैटिंग जो है वो एक अपराध है और उसको हम बैन कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि सरकार को महादेव बुक बैटिंग जो ऐप है इस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार ने एक तरह से मेरी बात मानी और सरकार ने कल ही कहा कि हमने 22 बैटिंग ऐप को बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी ऐप चल रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे लूडो खेलो। जब कोरोना काल था तो बार-बार एक ऐप हर 2 मिनट बाद आता था। एक तो आता था कि इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, पता नहीं जी। कब मर जाओ। और दूसरा ऐसा टाइम कैसे काटोगे, तो ऐप पे जो है आप लूडो खेलो, कभी सांप-सीढ़ी खेलो या कुछ और खेलो। और ये सब जो चीज़ें हैं भारत सरकार के तत्वाधान में उसके संरक्षण में चल रही हैं। अब जो हमारे यहाँ क्रिकेट है, क्रिकेट बड़ा खेल इसलिए नहीं है, राष्ट्रीय खेल इसलिए नहीं है कि क्रिकेट में लोगों की रुचि है। आम लोगों की रुचि तो ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट की आड़ में सट्टेबाजी का रैकेट पूरा चलता है। बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी भी पकड़े गए इसमें, बहुत सारे बुकी पकड़े जाते हैं और इवन आप देखिए फ्रेंडली मैच होते हैं तब भी पता चलता है कि बैटिंग होती है। तो क्रिकेट का मतलब हिंदुस्तान में जुआ है। स्टेडियम खाली होता है, फिर भी जो है बैटिंग में लोग जो है लाखों करोड़ों गँवाते भी हैं और गँवाने के बाद जो है ये पता चलता है कि 2, 4, 5, 10 लोगों की खबरें आती हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा कर्ज उन पर हो गया जुए खेलने से कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।
तो शराब और जुआ, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें भारत की हर सरकार आज के दिन बढ़ावा दे रही है। केजरीवाल सरकार तो कहती है एक की जगह 2 दारू की बोतल लो, पंजाब सरकार कहती है एक की जगह 2 लो। तो सिर्फ 2 हमारे यहाँ राज्य हैं जहाँ पर की शराब पर रोक है, एक बिहार है और एक गुजरात है। बाकी पूरे देश में हर सरकार चाहती है कि वहाँ शराब पी जाए, और बिहार और गुजरात में भी रुकी नहीं है, पुलिस को सप्लाई करती है। पंजाब के बारे में सब लोग जानते हैं कि नशे की चीजें, अफीम चाहिए, हेरोइन चाहिए, वो पुलिस वाले ही लोगों को सर्कुलेट करते हैं, बेचते हैं। आरोप लगा रहे हैं सर आप पुलिस पे? हैं जी? आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस पे? पुलिस तो अच्छा काम करती है, हमने सुना नीतीश जी की और वहां पर पटेल साहब की। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। और जो हरियाणा की यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, वहाँ ये मुकदमे चल रहे हैं, खुद जजेस के फैसले में है। आप समझिए कि भाई वकील साहब आए तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में अगर चंडीगढ़ में आपको कोई नशे की चीज चाहिए, अफीम चाहिए, हेरोइन चाहिए, किसी भी पुलिस वाले को पकड़ लो, वो पंजाब पुलिस का होना चाहिए, वो आपको तुरंत जो है 2-4 ग्राम जो है तुरंत अपनी जेब से निकाल के दे देगा। तो आप ये मत समझिए कि सरकार का कहने कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अब ये जो महादेव बुक बैटिंग ऐप है, इसका जो घपला है ये बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि जो इसको चलाने वाले लोग हैं, एक तो है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर क्या करता था? 2018 में वो जो है जूस की दुकान चलाता था। जैसे गुलशन कुमार जो टी सीरीज वाले हैं, वो दरियागंज में जो श्रॉफ हॉस्पिटल के बगल में जूस बेचा करते थे। फिर वो रातों रात उन्होंने पायरेट बहुत सारी सीडी निकाली, गानों की कैसेट निकाली और वो अमीर हो गए। तो जो भी आदमी तुरंत रातों रात अमीर होता है, वो कोई अपराध करके अमीर होता है। तो ये सौरभ चंद्राकर हैं, इनका एक दोस्त था रवि उप्पल। तो ये दोनों जो है पैसा हार गए। सौरभ जो है 15 लाख हार गया और रवि उप्पल जो है 10 लाख हार गया जुए में, जुए की लत की वजह से। तो जुए की लत की वजह से इन्होंने सोचा इस पैसे को कैसे वसूला जाए। तो ये जो है हैदराबाद गए, हैदराबाद में इन्होंने एक ऐप बनवाया और ऐप बनवाकर उसको चलाना शुरू किया और लोगों को सट्टा खिलाना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई सट्टा खेलना बुरी बात है। तो जब 2018 में बना तब भी तो आप समझे जीएसटी कानून आ गया था। सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिवली जीएसटी पे 18%, उस समय 18% था, फिर बाद में 28% जीएसटी टैक्स कर दिया। तो एक तरह से बैटिंग को, जब निर्मला सीतारमण से पहले अरुण जेटली ने जीएसटी कानून को संसद में पास करवाया था और ये कहा था कि भारत की आजादी का ये दूसरा दिन है। रात के 12 बजे जीएसटी एक्ट पास हुआ था, उसे ऐसे बताया गया था जैसे देश आजाद हुआ है। और देश आजाद किस मायने में हुआ? इस मायने में हुआ कि जीएसटी उन्होंने जो है शराब पे भी लगा दी, तंबाकू पे भी लगा दी और भारी भरकम जीएसटी जो है सट्टेबाजी पे लगा दी। अब ये जो ऐप की कहानी है, इसकी जो खोज है, इसकी जो पकड़ धड़कड़ है, वो भी सबसे पहले किसने की? वो छत्तीसगढ़ सरकार ने की, ईडी ने नहीं की थी। 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऐप की कानूनी रूप से जो है जांच शुरू की और इसके बारे में तथ्य जुटाए। और तथ्य जुटाने के बाद ये पता चला कि ये इसमें हर दिन जो है 200 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। और 200 करोड़ इकट्ठे कैसे होते हैं? लोग या तो अपने पेटीएम से पैसे देंगे, वॉलेट से देंगे या कैश लगाते हैं। उसके बाद ये सट्टा होता है और सट्टे का जो डिजाइन है, आप समझिए जो भी आदमी से ऑपरेट करता है, इट इज नॉट ए गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस नहीं है कि आपने सिक्का उछाला और राइट यानी हेड और टेल आ गया तो आप जीत गए। ये क्या है? ये पूरे के पूरे पैनल को इस तरह बनाया जाता है और जिस पैनल पे आप जो है सट्टेबाजी का खेल खेलते हैं, उसमें हर हालत में 10 घर तो होते हैं जीतने वाले और 90 घर होते हैं जो सट्टा खिलाता है। जैसे जो भाषा में जो सट्टा खेलते हैं, वो जो आदमी सट्टा खिलाता है उसको बोलते हैं, सट्टे में से जो उसकी चौथ निकलती है, पैसा निकलता है, उसे फड़बाजी बोलते हैं। फड़ होती है यानी जिस तख्त पे बैठकर आप ये सट्टा खेल रहे हैं, उसका जो मालिक होता है, जो ऑपरेटर होता है, जो आपको सट्टा खिला रहा है, वो चाहे कोई जीते कोई हारे, उसे अपना 10% 20% जो वो तय करता है वो मिलता है। और इसको चलाने के लिए इन सट्टे वालों ने, महादेव ऐप वालों ने क्या किया? उन्होंने अपने अलग-अलग बुकी बना दिए। 2000 बुकी थे इनके और उसमें ये था कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 70% जो है महादेव ऐप वाले लेंगे और 30% जो स्थानीय फड़ वाला है या खिलाने वाला है वो लेगा। तो इस तरह 200 करोड़ रुपए हर रोज इकट्ठे होते थे और ये पैसा दुबई जाता था।
दुबई में जाने के बाद क्या हुआ, जो नई कहानी अब ईडी कह रही है, वो ये कह रही है कि मुकम्मिन इब्राहिम कास्कर, जो कि दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई है, ये उससे मिले और उसने इनको बताया कि इस मामले में बड़ा फायदा है, तो हम तुम्हें जो है हर तरह से संरक्षण देंगे। तो अब इसमें डी कंपनी का भी नाम आ गया है। यानी हिंदुस्तान में अगर किसी भी अपराध में किसी अपराधी के गैंग के साथ डी कंपनी जुड़ जाए तो समझिए कि वो एक तरह से देशद्रोही वाला काम हो गया। क्योंकि दाऊद इब्राहिम को भारत सरकार ये कहती है कि हम इसे पकड़ के लाएंगे। और मोदी जी तो इसी बात पे 2014 में चुनाव जीत कर आए थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 1 महीने में दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से पकड़ के ले आऊंगा। और जब ओस्मा बिन लादेन की मौत हुई तब तो मोदी जी पे दबाव भी बना, लेकिन उसके बाद मोदी जी ने दाऊद इब्राहिम का नाम कभी नहीं लिया और वो जो है चुप हो गए। अब मेरी इस बात पे आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप सुनने वाले दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि दाऊद इब्राहिम इस धंधे में शामिल है और शामिल होते ही आप समझिए ईडी भी लग गई और एनआईए के पास भी अब केस जाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम नहीं ढूंढेगी। अब एनआईए ढूंढेगी तो दाऊद इब्राहिम के तो ना पकड़ पाए, उसकी आड़ में 200-400 लोगों को पकड़ा जाएगा और 2000 प्लेटफॉर्म इसके यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में और 1800 प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाए हैं कि पाकिस्तान में। तो ये ऐप जो है पाकिस्तान में भी काम कर रहा है। तो इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आ गया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को आने के बाद अब सरकार को पूरा चांस है कि वो अब जिसको चाहे एक आदमी का बयान दिलाएंगे और बयान दिला के कहेंगे कि फलाना आदमी कह रहा है तो तुम जो है सजा याफ्ता हो। तो अब इसमें एक शुभम सोनी है, उसका सुबह से अब मैं देख रहा हूँ हर चैनल पे इंटरव्यू आ रहा है। वो कहता है जी मैं इसका मालिक हूँ। यानी सौरभ जो चंद्राकर है वो तो कहता है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, रवि उपल है वो भी कहता है मैं भी इसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन एक आदमी जिसकी शक्ल से आप देखेंगे वो कहता है कि मैं 6000 साल के इस काम में, यानी अब तक जो है 54,000 करोड़ रुपए वो कमा चुका है। तो 54,000 करोड़ का मालिक, उसके चेहरे पे कोई रौब तो होना चाहिए, कपड़े तो ढंग के होने चाहिए, चलो हम मान लेते हैं कि वो ऐसे रहता है। लेकिन ये पकड़े क्यों गए? पकड़े इसलिए गए क्योंकि सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी की 200 करोड़ रुपए उसमें दुबई में खर्च किए। उसमें नेहा कक्कड़ को भी बुलाया और दूसरे एक्टरों को भी बुलाया बॉलीवुड के, और अपने घर वालों को भिलाई से, ये भिलाई के रहने वाले हैं, तो भिलाई से चार्टर्ड फ्लाइट से, स्पेशल प्लेन से दुबई बुलाया और दुबई बुलाकर उसने जो है ये अपनी शादी धूमधाम से की। उसके बाद भारत सरकार कहती है कि हमारे को इसके बारे में खबर मिली। खबर किसे दी इनको? खबर दी इनको छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब छत्तीसगढ़ सरकार का एक एसआई है जिसका नाम है चंद्रभूषण वर्मा। चंद्रभूषण वर्मा जो है, अब आप नाम जोड़िए, चंद्रमा का इस मामले में बड़ा रोल है। जैसे हम ज्योतिष की बात करते हैं कि चंद्रभूषण वर्मा एएसआई है पुलिस का। जो सौरभ चंद्राकर है वो भी चंद्रा आ गया। और अब जो है जिन 22 ऐप को आप कह रहे हैं कि सरकार ने बंद किया है, वो किसने घोषणा की? वो राजीव चंद्रशेखर ने की, वो भी चंद्र आ गए। तो 3 चंद्र मिल गए और 3 चंद्र मिलकर क्या है, पागलपन का खेल होता है। सट्टेबाजी को कहा जाता है, लुनेटिक होता है आदमी, वो पागल होता है, उसको धुन सवार होती है, वो जो है हर काम करता है। जैसे जो चरस पीने वाला है, अफीम पीने वाला है, शराब पीने वाला है, या जो आदमी जुए की लत का शिकार है, वो जो है सब कुछ छोड़कर इम्पल्सिव, उसके अंदर एक डिजायर होती है सट्टा के लिए। पैसा मिलते ही, यानी मैं एक आदमी को जानता हूँ कि उसकी वो जरा सट्टा और शराब पीने का शौकीन था। तो अभी जो करवा चौथ गुजरी है तो उसके पिता ने उसकी बीवी को देने के लिए 4-4 तोले के 2 कंगन बनवाए और इसलिए दिए कि उसको, भाई तो अपनी बीवी को रात को जब वो करवा चौथ का व्रत खोलेगी तो उसे दियो। तो ये बात है 4 बजे की, और 4 बजे वो पता नहीं कब वो घर से बाहर गया। वो कड़े जो है एक शराब की दुकान पर रखाया, शराब की बोतलें ले आया और जब कड़े देने थे तो पता चला रात को कड़े नहीं मिले। बाद में पूरी तहकीकात की तो पता चला वो कहीं से शराब जो है उधार पे लेके आता था, उसके यहाँ 8 तोले का सोने के कंगन रखाया। तो ये इम्पल्सिव डिसऑर्डर होता है आदमी का। अब इस इम्पल्सिव डिसऑर्डर जो है सटोरियों का, वो भी होता है। अब उसका फायदा कौन उठा रही है? भारत सरकार उठा रही है। भारत सरकार क्या कर रही है? ये सरकार इतनी गिरी हुई है, नीच सरकार है, लोगों को कहती है शराब पियो, बर्बाद हो जाओ। ये सरकार कहती है कि सट्टेबाजी करो, बर्बाद हो जाओ। ये सरकार कहती है गुटखा खाओ, कैंसर के शिकार हो जाओ, मर जाओ, यानी लेकिन हमें 28% ड्यूटी दो। हर चीज पे 28% ड्यूटी है।
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो लोग होते हैं जिनको इन चीजों की लत हो जाती है, वो कभी कीमतों पे कभी विरोध नहीं करते। शराब के दाम बढ़ा दो, कभी विरोध नहीं करेंगे। सट्टेबाजी पे टैक्स 50% कर दो, तो विरोध नहीं करेंगे। इसी तरह तम्बाकू वाले हैं, उसपे 600% है कई चीजों पर, वो विरोध नहीं करेंगे। और सारा पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार का, जनता का। जनता भूखी नंगी है, लेकिन जनता का पैसा जा रहा है शराब के व्यापारियों पे, तंबाकू के व्यापारियों पे, सट्टा खिलाने वालों पे। केंद्र सरकार की उसमें पूरी रुचि है। मोदी जी चाहे कितना ही भाषण दें, बताएं कि मैं गरीब के लिए हूँ। गरीब को 5 किलो राशन का तो ढोल पीटते हो, ये नहीं बोलते कि हमने गरीब के घर का रोटी छीन ली है, उसके बीवी बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, हर चीज से आपने महरूम कर दिया है। और उनका पैसा जो है चूस रही है सरकार। और चूस रहने के बाद क्या किया उन्होंने? जो शुभम सोनी को पकड़ा है, क्योंकि चुनाव है और ईडी किसकी गुलाम है? ईडी जो है वो एक तरह से इलेक्शन डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। ईडी को कह दिया कि तुम जो है इस मामले में किसी तरह जो है भूपेश बघेल को पकड़ लो। भूपेश बघेल कौन है? वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, हर हाल में जीतेंगे। तो अब जो है शुभम जो सोनी है, वो कहता है कि मेरे पास से जो 5 करोड़ 8 लाख रुपए हवाला के जरिए पकड़े गए हैं, वो मुझे जो है बघेल को देने थे। भूपेश बघेल नहीं बोला, अच्छा। बघेल को देने थे, रायपुर में देने थे, पता नहीं है, उसका फ़ोन नंबर नहीं। तो एक तरह से ये चुनाव तक की ऐसी रणनीति रोज़ पता चलेगी और ये पता चलेगा कि ये जो है किसी तरह भूपेश बघेल को फँसा लें, उनके आस-पास के लोगों को फँसा लें। और वो शुभम सोनी जिसके पास से कल तक ईडी कह रही थी ये कुरियर का काम करता है, एजेंट का काम करता है, अब वो दावा कर रहा है कि मैं 66,000 करोड़ का मालिक हूँ। अब 66,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। लोग तो 66,000 जी। अगर लिख दो 66,000 करोड़, तो वो लिख नहीं सकते। दिल्ली राज्य का बजट जो है, दिल्ली स्टेट का बजट, वो 73,000 करोड़ है। 73,000 करोड़ दिल्ली का बजट है, 3 करोड़ लोग रहते हैं, देश की राजधानी है। तो वहाँ पर जी, जी। इतना पैसा इस आदमी के पास है और शक्ल से वो लगता है कि जैसे उठाई गिराओ, अभी कोई सामान देखेगा और भाग लेगा। लेकिन मोदी जी के लिए हुँ। सबसे प्रिय व्यक्ति अगर आज के दिन है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे दुलारा कोई आदमी है, किसी आदमी की हिम्मत आज तक नहीं हुई, दाऊद इब्राहिम की में हिम्मत नहीं हुई कि वो आके टेलीविज़न पे कहे, हाँ जी, मैंने अपराध किया है। सिर्फ शुभम सोनी की हिम्मत हुई कि वो कहे कि हाँ जी, मैं इसका मालिक हूँ, क्योंकि उसको पता है कि ईडी उसके साथ है, ईडी उसके पीछे है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड में पहले नाम आया कि पैसा आरजी को गया और एसजी को गया, लोगों ने समझा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गया। तो जब चार्जशीट फाइल की 2021 में, तब पता चला कि जो एसजी है, उसका नाम जो है वो दूसरे गुप्ता जी सुषेण गुप्ता निकले और आरजी में जो है वो रजत गुप्ता उनका भाई निकला। तो इस तरह का खेल जो है ईडी खेलती है। ईडी इस समय फुल स्विंग में छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगी हुई है और ये सारा का सारा काम जिसको पर्दाफाश जिसने किया है, वो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। उन्हीं को लपेटने की कोशिश है। लेकिन सरकार में अगर हिम्मत है, तो उसे कहना चाहिए हम 22 ऐप को नहीं, हम सारे के सारे सट्टेबाजी के ऐप को बंद कर रहे हैं। 22 ऐप को बंद करने की बात आपने जैसे भी की कि इसका मतलब बाकी सही है, तो सही हुँ। और गलत सट्टाबाजी हो, वेश्यावृत्ति हो, जुए की लत हो, शराब की लत हो, तंबाकू की लत हो, इन लतों से अगर कल्याणकारी राज्य है, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं को बचाना चाहती है, बार-बार कहती है हम सनातनी हैं, तो मैंने जैसे कहा सनातन का नाश, यानी जो भगवान कृष्ण का नाश, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी महाभारत की सजा मिली। तो जिसका नाश जो है, जिससे हमारे भगवान तक का नाश किया, उस जुए को रोकना सरकार की ज़िम्मेदारी है। और ये सरकार अगर उस जुए की लत को नहीं रोकती, तो ये माना जाएगा कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल ये वोट के लिए कर रहे हैं और हिंदुओं को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। जब आदमी सट्टा खेलेगा, बर्बाद हो जाएगा, जुआ खेलेगा, बर्बाद हो जाएगा, शराब पिएगा, बर्बाद हो जाएगा, तम्बाकू खाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो एक तरह से हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के जीवन को सरकार बर्बाद कर रही है और उसमें इनको शर्म नहीं आती। ये बड़ी चिंता की बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने बता दिया कि जितनी ऐप चल रही थी, उनकी कहानी क्या, उनके पीछे की वजह क्या और जिसने खुलासा किया उसको भी फँसाने की कोशिश की जा रही है और चुनाव में इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। 2018 में अगर ये ऐप बनी थी तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता वो भी सरकार कहीं न कहीं वसूल रही थी। तो फिर अब जब बंद किया गया है, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, तो बाकी के ऐप का क्या होगा उन पर भी सवाल है। अगले एपिसोड में इसी मुद्दे पे फिर ज़रूर बात करेंगे, अगले अपडेट के साथ। तब तक आप हिंदुस्तान देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।